नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान होना है और मतदान की शुरुआत 1 घंटे बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मतदान को लेकर तैयारियां क्या हैं? राजनीतिक दलों में क्या हलचल है? इन 152 सीटों पर जो जीत का परचम लहराएगा, बंगाल की सत्ता भी उसी के हाथों में जाएगी, राजनीतिक दल जानते हैं। इसलिए तमाम कोशिश टीएमसी और बीजेपी ने भी आखिरी वक्त तक की, लेकिन आज मतदाताओं को यह तय करना है कि किसकी किस्मत में जीत का परचम लिखते हैं और किसकी किस्मत में हार लिखते हैं। थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या बंदोबस्त सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। मतदान शुरू होने जा रहा है। क्या तैयारी है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार सरकार और मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मेरे साथ है। मनीष, आपके पास आ रही हूँ, बताइए 1 घंटे बाद वोटिंग होनी है, क्या तैयारी है, किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जबरदस्त माहौल है और बड़ी बात यह है कि तैयारियां बहुत ज्यादा करके रखी गई हैं। खासतौर पर क्यूआरटी से लेके सीएपीएफ की तैनाती से लेके लक्ष्मण रेखा तक के खींची गई है कि अगर जहां पर मतदान हो रहा है वहां से लगभग 50 मीटर की दूरी पर कोई भी आदमी वहां पर फटक नहीं सकता मतदाता के अलावा। दूसरी बात, जितनी भी सीएपीएफ की फोर्सेस लगभग 2120 कंपनी यहां पर तैनात की गई हैं। सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद और मालदा में ही तैनात की गई हैं। सबको बॉडी कैम्प्स दिए गए हैं, यानी कोई भी व्यक्ति अगर हल्ला गुल्ला झगड़ा कुछ भी करता है तो उसके चेहरे उस वीडियो कैम में कैद हो जाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मतदाता जम के यहाँ पर वोट करने आए। पहले भी यहाँ पर देखा गया कि मालदा मुर्शिदाबाद ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा है और मालदा का तो इस बार जो समीकरण है वो भी इतना इस तरीके का पेचीदगी भरा है क्योंकि एसआईआर के बाद, क्योंकि सब पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा निगाहें भी मालदा और मुर्शिदाबाद में ही रही हैं। मोथाबाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके बाद खास तौर पर सबसे ज़्यादा चुनौती ईसीआई के लिए यही था कि यहाँ पर भय का माहौल हटाया जाए, सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए, फेयर इलेक्शन कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके लिए सबसे बड़ी तैनाती और तमाम ऐसे नियम कानून कड़े बनाए गए हैं जिसको फॉलो करना हर एक व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारी है और बहुत सही तरीके से इसको फॉलो भी कराया जा रहा है। रही बात यहाँ पर मुद्दों की, जनता इस बार यहाँ पर बहुत कुछ सोच समझ के वोट कर रही है, लेकिन 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जनता सबसे ज्यादा सोच रही है। इस 3 फैक्टर में प्राची मैं आपको बताऊं, पूरी मालदा का राजनीतिक समीकरण आपको समझ में आ जाएगा। पहला है वोट स्प्लिट फैक्टर। ये फैक्टर है टीएमसी और आईएसएफ के बीच में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ सकता है। इसको फायदा सीधे टीएमसी को मिलेगा। 12 सीटों में दूसरा फैक्टर आता है एससी एसटी वोट कंसोलिडेशन, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिसका फायदा पहले मिला था और इसी की वजह से कई सीटें जीती और इस बार कहीं ना कहीं और ज्यादा इसको फायदा मिलेगा। और तीसरा सबसे ज्यादा अहम फैक्टर है नाम, पर्सनालिटी और सरनेम का फायदा, जो कि कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद है, जिसमें माना जा रहा है कि जो एक पुरानी सियासत है गनी चौधरी की, उनकी जो बेटी है मौसम नूर जब वहां पर लड़ रही है तो कांग्रेस ये मानती है कि उनका खाता यहां पर खुल सकता है। और खासतौर पर मोथाबाड़ी जो इलाका है जहां पर आईएसएफ के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वहां पर जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद मनीष, यानी दिलचस्प है ये इलाका। और 152 सीटों की बात करूं तो इस 152 सीटों में अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो कम से कम 35 से 40 सीटों का इजाफा करना होगा। और ये सीटें कहां से आएंगी, क्योंकि टीएमसी का यहां दबदबा रहा है, मुस्लिम बाहुल्य सीटें यहां पर हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ओंकार, आप भी बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं और अब जब मतदान शुरू ही होने जा रहा है तो क्या तैयारी आप देख रहे हैं? देखिए, मतदान और कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है और उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है पोलिंग पार्टी जो है वो पहुंच चुके हैं अपने अपने पोलिंग बूथ पे। और इस वक्त फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है ईवीएम की जो तैयारी है, ईवीएम की जो चेकिंग है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से सब कोई जितने भी पोलिंग पर्सनल्स है वो भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने सभी ईवीएम को खोला जा रहा है और ईवीएम को खोलने के बाद अलग अलग
बटन को दबाकर देखा जा रहा है कि ईवीएम सही है कि नहीं, ईवीएम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। इसके बाद ही चुनाव की जो प्रक्रिया है, वोट डालने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। तो उससे पहले जैसे कि देखा जा रहा है, बंगाल चुनाव में काफी ज्यादा सेंसिटिव जगह रह चुका है। इससे पहले भी चुनाव में अलग अलग जगहों पे हिंसा का घटना देखा जा चुका है। तो इस घटना को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग के तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि सीएपीएफ के बड़ी तैनाती इस वक्त किया गया है। मैं इस वक्त हूं पश्चिम मेदिनीपुर जिला में, और पश्चिम मेदिनीपुर जिला में अलग अलग जगहों पर लगभग सभी जगहों पर क्यूआरटी टीम मौजूद रखा गया है, क्योंकि पश्चिम मेदिनीपुर जिला एक ऐसा जिला है जो कि काफी सेंसिटिव माना जाता है। इस जिले में टोटल 19 विधानसभा है, जिसमें से 16 जनरल कास्ट के लिए है। तो इसमें ये एक हिंदू बाहुल इलाका है, हिंदू बाहुल जिला है। तो ये जिला में बीजेपी चाहेगी अपनी बढ़ोतरी के लिए। हालांकि 2021 साल में बीजेपी की तरफ से उतना अच्छा प्रदर्शन यहां पर नहीं रहा था, क्योंकि यहां पर सिर्फ खड़गपुर और घाटाल को छोड़ के एक भी सीट बीजेपी का हाथ नहीं लगा था। तो इस बार जमकर बीजेपी इस सीट के ऊपर उम्मीद लगा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ओंकार, एसआईआर भी एक बड़ा फैक्टर है जो इन इलाकों में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा है, और इसे टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन जो वोटर्स की घटी हुई संख्या है वो किसे फायदा पहुंचाएगी, तो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 मई को ही समझ में आएगा कि पहले फेज का सिकंदर कौन निकलता है। पवन, आप भी मुझे बताइए कहां पर मौजूद हैं आप, और सिक्योरिटी के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं इस मतदान को लेकर? प्राची, इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं ईस्ट मिदनापुर में मौजूद हूं। ये वो इलाका है जो बेहद सेंसिटिव था। यहीं पर शुवेंदु अधिकारी की सीट आती है जो कि नंदीग्राम है, और यहीं पर कांथी वो इलाका है जहां से शुवेंदु अधिकारी का अधिकारी परिवार का दबदबा रहा है। पिछली बार शुवेंदु अधिकारी को इस इलाके में रोकने के लिए ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से लड़ी थी, संघर्ष देखा गया था। तो नंदीग्राम को आप एक सेंसिटिव जोन मान सकते हो, और उसी तरीके के सुरक्षा इंतजाम हमें यहां देखने को मिले हैं। आपको बता दें, वोटिंग आज शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले यहां पर जिले के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति अलाउड नहीं है। हर नाके पॉइंट पर लोगों की चेकिंग की गई है। जो यहां का स्थानीय निवासी नहीं है उसे यहां आने की अनुमति नहीं है। तो कुल मिलाकर अब की बार चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि बिना भय के चुनाव हो सके, ताकि लोग वोट डाल सकें। पिछली बार ममता बनर्जी जब इस इलाके में आई थी तो कहा गया था कि अपने किले को बचाने के लिए ममता बनर्जी उतरी हैं। उसका असर यह रहा था कि कांथी और इस इलाके में आसपास अधिकारी परिवार का दबदबा होने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। अब की बार क्लीन स्वीप का दावा यहां शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से ग्रामीण इलाके में वोट हो पाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त मॉक पोल चल रहा है, जिसके बाद ईवीएम सील होंगी और उसके बाद पोलिंग शुरू होगी। तो सारा दिन आज हमारी इस बात पर नजर रहेगी कि इस संवेदनशील माफ कीजिएगा, इस संवेदनशील नंदीग्राम इलाके में क्या चुनाव शांतिपूर्ण हो पाता है या नहीं। ये सबसे बड़ी 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम में रही थी, क्योंकि बेशक टीएमसी पूरे राज्य में जीती थी, लेकिन नंदीग्राम सबसे बड़ी हार बनी थी, जहां ममता बनर्जी को शुवेंदु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अंतर 1956 वोटों का था, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी हार थी। अब मुद्दे इन इलाकों में क्या है ये भी समझ लेते हैं। मनीष, आप मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, टीएमसी यहाँ डोमिनेंस रखती है। 22 में से 20 सीटें पिछली बार टीएमसी जीत गई थी। इस बार जब आप वोटर्स के मन को टटोल रहे थे तो किन मुद्दों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी मनीष? देखिए, एसआईआर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जो हाल में एसआईआर हुआ उसके बाद इस समय तो सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पर एसआईआर की है, क्योंकि मुर्शिदाबाद और मालदा ये इलाके ही जहाँ सबसे ज़्यादा वोट एसआईआर में कटे हैं, और आसपास के ये इलाके हैं। दूसरा बॉर्डर इलाका है, और मुस्लिम बहुल इलाके होने के साथ साथ ये SC ST और बॉर्डर का इलाका होने की वजह से जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर मालदा शहर की आप बात करें, जो कि इंग्लिश बाज़ार या मालदा शहर के जो व्यापारी जो वर्ग हैं, उसमें
उसमें कहीं ना कहीं एक सुरक्षा भावना और हंगामा या वायलेंस जिस तरीके की बातें रही हैं वो बार बार उठती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से 2021 में टीएमसी कोशिश ये कर रही थी उसको बढ़त मिले मालदा इलाके में, लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम बाहुल इलाका होने के नाते भी उनको केवल 7 सीटें मिली थी और 4 सीटें बढ़त हुई बीजेपी को। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बढ़त थी, लेकिन बीजेपी इस बार ये मान रही है कि एससी एसटी का जो पूरा का पूरा वोट है वो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि आईएसएफ और टीएमसी और कांग्रेस जब तीनों मैदान में है तो यहां पर मुस्लिम वोट स्प्लिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा मोथाबाड़ी इलाके का है, जिसमें आईएसएफ का जो शाहजहां अली कैंडिडेट है, जिसको सबसे पहले मोथाबाड़ी का जब घटनाक्रम हुआ और उसको अरेस्ट किया गया उसके बाद वहां पर यह मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया है। इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल इलाके में बहुत ज्यादा एक नैरेटिव अलग तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा ढूंढ के निकाल रही है कि अगर मुस्लिम वोट बटेगा तो फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, लेकिन शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, एससी एसटी इलाकों में और जो तमाम इलाके वहां पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और कांग्रेस की एकमात्र होप इस पूरे इलाके में सिर्फ मौसम नूर है, क्योंकि यहाँ पर गनी जो फैमिली है मालदा इलाके में, जहाँ पर हमेशा से ही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, जिसको टीएमसी ने हथिया लिया था, लेकिन अब जब मौसम नूर मैदान में खड़ी हुई तो कांग्रेस को लग रहा है कि कम से कम खाता जरूर उनका कांग्रेस का खुल सकता है। लेकिन वहां पे भी मुद्दा सिर्फ यही है कि मुस्लिम वोट के सहारे कांग्रेस ये सोच रही है कि उनको ये कहीं ना कहीं जीत मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे के बाद जिस तरीके से सीएपीएफ की तैनाती की गई है उससे कहीं ना कहीं जो लोग एक भय और इस तरीके के वातावरण की बातें कर रहे थे कि जो बहुत ज्यादा वायलेंस प्रोन इलाका है वहां कहीं ना कहीं बहुत लोगों में एक फेथ की भावना जगी है। देखिए, डर को सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बताया और अपने संकल्प पत्र का नाम ही ये दिया कि भय नहीं भरोसा होगा। तो अब ये भरोसा कितना वोटर्स दिखा पाते हैं मतदान केंद्रों पर, अभी कुछ देर बाद लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। पवन, नंदीग्राम का समीकरण अगर आप मुझे समझा पाएं। देखिए, अब तो कुछ ही देर का वक्त है, वोटर्स को अपने घर से बाहर निकलना है, तय हो चुका है कि वोटर के दिल में क्या है, बस उसे ईवीएम का बटन दबाना है। लेकिन नंदीग्राम में इस बार ये कोशिश की गई कि 2021 में ममता के करीबी शुवेंदु ने उनको चुनौती दी, तो इस बार शुवेंदु के करीबी पवित्र कर उनको चुनौती दे रहे हैं। कोई चर्चा है पवित्र कर की? देखिए, पवित्र कर चुनौती जरूर दे रहे हैं, लेकिन पवित्र कर और शुवेंदु अधिकारी दोनों के कद में बहुत ज्यादा फर्क है। पिछली बार जब ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी चुनौती देने आए थे तो उनका कद कहीं ज्यादा बड़ा था। ममता बनर्जी को लगा था कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है, तो रोकने के लिए उन्हें भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम आना पड़ा था। पवित्र कर की अगर हम बात करें तो 2,60,000 के आसपास वोट नंदीग्राम में है, जिसमें 60,000 मुस्लिम है। जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी सनातन की बात करते रहे हैं, उस बात की आशंका कम है कि उन्हें बहुतायत में मुस्लिम वोट मिलेंगे। लेकिन शुवेंदु अधिकारी यहां एक स्ट्रॉन्ग फुट पर नजर आते हैं। जहां तक मुद्दों की अगर बात की जाए तो जमीन पर जब हम ईस्ट मेदिनीपुर में घूम रहे हैं, 3 मुद्दे जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं वो है बेरोजगारी, वो है तुष्टीकरण की राजनीति और वो है डर और भय। जो बातें ममता सरकार के पक्ष में जा रही हैं वो है उनकी योजनाएं जो मिल रही हैं, मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जो टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, और तीसरा जो बांग्ला कनेक्शन या कहें कि संगठन जो है टीएमसी का कहीं मजबूत है। भले ही नंदीग्राम में बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, नंदीग्राम में बीजेपी मजबूत नजर आती है, लेकिन ईस्ट मेदिनीपुर के इस इलाके में अगर आप सोचेंगे तो यहां टीएमसी का संगठन भी मजबूत है। और खास तौर पर तब जब 15 साल का शासन रहा हो तो संगठन को जो पोषण मिलता है उसका असर संगठन की परफॉर्मेंस पर दिखाई देता है। तो अब की बार शुवेंदु अधिकारी के पास ये अवसर है कि वो ईस्ट मेदिनीपुर इलाके में अपने उस कद को दिखाएं जिस कद पर उन्हें अब परसीव किया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने पिछली बार ममता को हराया, अब की बार ममता को भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं, तो बहुत से लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं कि अगर बीजेपी उस मैजिक फिगर के पास पहुंचती है जी तो सवाल होगा। इसीलिए ये चुनाव डू और डाई का चुनाव कहा जा रहा है ना भाई। 3 बार अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत चुकी हैं तो वो चाहेंगी कि चौथी बार जीत का चौका लगाया जाए, लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि उनके इस विजय रथ को रोका जाए। इसीलिए दोनों तरफ से कड़ी मेहनत देखने को मिली है। ममता बनर्जी ने भी बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया है, केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया है, तो चुनाव आयोग पर ज्यादा फोकस्ड ममता बनर्जी रही है। मैं 152 सीटों का पूरा समीकरण ओंकार आपसे
समझूं उससे पहले पवन, एक चिंता रहती है पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने को लेकर अक्सर, और वो चिंता रहती है हिंसा की, उपद्रव की, वोटर्स को घर में कैद करने की। इसको लेकर क्या विशेष व्यवस्थाएं दिखी आपको? देखिए, हिंसा यहाँ की राजनीति का इतना अहम हिस्सा है कि उसके बिना चुनाव की परिकल्पना करना मुश्किल होता रहा है। पिछले कुछ चुनाव में 21 में हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई। चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस के भी हम गवाह बने। पूर्वी बर्धमान में तो 4 लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग बिहार शिफ्ट हो गए थे वोट के बाद। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ने बहुत सारे सख्त कदम उठाए हैं। वोटिंग डे है, वोटिंग डे में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। 10 दिन से शराब बंद है। आप समझिए, वोट पहले फेज में अभी पड़ना शुरू होगा, लेकिन उससे 3 दिन पहले से शराब बंद है। उसके अलावा बाइक पर जो लोकल कार्यकर्ता घूमते थे उस पर रोक लगी है। चुनाव केंद्र के 100 मीटर के दायरे में एक लक्ष्मण रेखा तय की गई है जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकता। अब की बार सीएपीएफ फोर्सेस को पोलिंग बूथ पर तैनात किया गया है। जो लोकल पुलिस है और पुलिस वॉलंटियर्स जो पहले पोलिंग बूथ पर तैनात होते थे, अब वो पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे के बाहर होंगे। तो अब की बार चुनाव आयोग ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। तो देखना होगा, अभी तक तो कोई प्री पोल वायलेंस ज्यादा देखने को नहीं मिला है, हल्की फुल्की झड़प को छोड़कर। और आज शाम यह तय होगा कि क्या बंगाल में बिना किसी वायलेंस के पहला फेज संपन्न होता है या नहीं। भाई, और ये सख्ती कई लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है, इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया गया है। बस एक आखिरी सवाल ओंकार मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, आप ये 152 सीटों का पूरा समीकरण अगर समझा पाए, ओवरऑल पिक्चर आपको क्या नजर आ रही है? किसका कैंपेन किस पर ज्यादा भारी दिखा उनका? देखिए, आज 16 जिला का 152 सीटों पर कुछ ही देर में वोट होने जा रहा है। तो ये 16 जिला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नॉर्थ बंगाल का जितने भी जिले हैं वो नॉर्थ बंगाल का जिला भी इसी में आते हैं। तो नॉर्थ बंगाल में काफ़ी दबदबा रहा है बीजेपी का, तो बीजेपी इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल से ज़्यादा सीट वो ला पाए, क्योंकि उनका उम्मीद ये है कि फर्स्ट फेज में वो जितने ज़्यादा ला सकेंगे सीट, तो उनका जो सरकार बनाने के लिए उतना ही आसानी होगा। ऐसा ही बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है। लेकिन अगर साउथ बंगाल की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी 2021 साल में उस हिसाब से रिजल्ट नहीं कर पाया। तो फोकस काफी ज्यादा साउथ बंगाल पे भी बीजेपी का है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं राज्यों में। इसके साथ साथ गृह मंत्री 15 दिन तक बंगाल में रहने के फैसला लिया है। तो सब मिला के कुल मिला के बीजेपी के तरफ से लगातार चुनाव प्रचार में कोई भी खामी नहीं रखना चाहते हैं। उल्टी तरफ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी भी अलग अलग जगहों पे पहुंच रहे हैं। नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल हर एक जगह पे वो पहुंच रहे हैं और लगातार जनता के साथ वो रहने के आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो विकास है, उनके जो योजना है, वो योजना जनता तक पहुंचाने की बिल्कुल ओंकार, एक तरफ बीजेपी है जिसने हिंदुत्व के साथ साथ अपने विजन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, तो दूसरी तरफ टीएमसी है जो बार बार केंद्र सरकार की नाकामी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जीत का चौका लगाना चाहती है। अब तो कुछ ही देर में वोटर्स अपने घरों से निकलना शुरू कर देंगे और तय करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।